2030, 2047, 2050, 2060, जब तक आप जिंदा हैं तब तक ऐसे कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आने वाले वक्त में जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। क्या जानते हैं? बीबीए कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, बीकॉम कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। यही दिमाग में चलता है क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। नहीं तो नॉर्मली पढ़ाई करते रहेंगे तो नॉर्मली तो फिर भाई सब धक्के खा ही रहे हैं, ठीक है ना। आपके पास कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ एज होना चाहिए आपके पास। हाँ जी, कॉमर्स वाले बच्चों, 12वीं खत्म हो गई आपकी, दिमाग खराब हो रहा है, क्या करें। एक कॉमर्स वाले बच्चे, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे, ये परेशान ही रहते हैं हमेशा कि हम 12वीं के बाद क्या करें। साइंस वालों को तो टेंशन होती नहीं है, या तो डॉक्टर बन जाएंगे या तो इंजीनियर बन जाएंगे, वो इसी तरफ झूलते रहते हैं। कॉमर्स के लिए ज़रा बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से अपकमिंग हाई डिमांड जॉब्स हैं फ्यूचर के अंदर 2030, 2047, 2050, 2060, जब तक आप जिंदा हैं तब तक ऐसे कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आने वाले वक्त में जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और जिनकी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा होंगी। आज की डेट में बहुत कम बच्चे उन फील्ड्स के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? बीबीए कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, बीकॉम कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। यही दिमाग में चलता है क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं बार बार अपनी लास्ट की 2-3 वीडियो में बोल रहा हूँ, लगातार मैं ये बात बोले जा रहा हूँ कि फ्यूचर को देखना शुरू करो। आज से 10 साल के बाद क्या होगा, कौन सी टेक्नोलॉजीज आएंगी, जब आप वहां देखने लगोगे तो आपका दिमाग दौड़ेगा। तो आइए जरा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या क्या करने लायक है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो देखो, सबसे पहले है फिनटेक स्पेशलिस्ट। अब ये फिनटेक क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी, ज़ीरोधा, पेटीएम, फोन पे, ये सारे के सारे जो ऐप्स हैं ये क्या हैं, ये फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। प्लस टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन बनाइए ना पेटीएम की जो आप यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, आपके पैसे को मैनेज करना। आप पैसा, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, SIPs कराते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं। वो सब कैसे खरीदते हैं? फ़ोन में ला करके नहीं, अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं फिनटेक। तो जितनी भी आप ये सारी ऐप्स देखते हैं क्या है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर दिया है, तो वो बन गया फिनटेक। फिनटेक इज बूमिंग ग्लोबली। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हर चीज़ डिजिटल हो रही है, सबको डिजिटल पेमेंट करनी है। आज से 10-15 साल 20 साल पहले सब लोग कैश में काम करते थे। आज की डेट में सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आना है। सब अपने पैसे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? ऑनलाइन करते हैं। बैंकिंग सिस्टम चेंज हो रहा है धीरे धीरे। देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड बट लिमिटेड स्किल प्रोफेशनल्स। फिनटेक के अंदर कोई जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वही है ना, हम तो BBA करेंगे, हम तो CA करेंगे। कॉमर्स और CA का तो पता नहीं क्या कनेक्शन है भाई, मैं तो पक गया भाई, इसे लिटरली बता रहा हूँ। तो जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं ना, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, स्किल्ड प्रोफेशनल्स, जिनके पास ढंग के स्किल्स हैं, ठीक है, उनकी कमी है बहुत ज़्यादा। तो अब अगर आप चाहते हैं कि अपना आपको करियर बनाना है, अच्छा करियर बनाना है, आपको नहीं समझ में आ रहा और आपको फाइनेंस में भी जाना है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, आपको नंबर्स अच्छे लगते हैं, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आपको पैसों के बारे में कुछ बात करना, समझना, ये सब पसंद है, आप फिनटेक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव एंड ऑटोमेट फाइनेंशियल सर्विसेज, यही मैंने आपको बताया ना, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव एंड ऑटोमेट फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑटोमेट का क्या मतलब हुआ? यानी कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जरूर यूज हो रहा होगा। तो अगर आप एक कॉमर्स के बच्चे हैं, ठीक है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, है ना, उसके साथ अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लो, पाइथन सीख लो, कुछ ऐसे जो मॉडल्स होते हैं ना, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, जिनको डिज़ाइन इसलिए किया गया, अगर आप उसको कंबाइन कर दो तो आपकी चांदी है। आपके घर में रोज़ शाही पनीर बनेगी भाई, आप अपने बच्चों को रोज़ डेली शाही पनीर खिलाओगे, आपके पास भर भर के पैसा आएगा। बस वही है ना, आपको देखो अल्टीमेटली क्या है, जिएगा भाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक कहावत है ना, जिएगा वही जो फिट होगा। फिट इन द सेंस व्हाट? फिट का मतलब आने वाले वक्त के साथ जो अपने आप को बदलता रहेगा, अपग्रेड करता रहेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, क्रिप्टो करेंसी तो आगे जाकर के बढ़ने वाली है बहुत ज़्यादा, है ना, बिटकॉइन, इथीरियम। क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत, मैं जब ये इसके लिए रिसर्च कर रहा था वीडियो के लिए, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही भाई इतनी सारी फील्ड्स हैं ना, जिसके अंदर आप जा करके स्पेशलाइजेशन कर सकते हो और एक अच्छी आपको जॉब मिल सकती है। रोबो एडवाइजर्स,
यानी कि क्या होगा, अगर जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक इंसान को जाननी होती हैं, कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आगे जा करके होगा जहाँ पे जो बेसिक एडवाइसेस होती हैं, बैंकिंग एडवाइसेस होती हैं, वो सारा का सारा जो एक बॉट लगा दिया जाएगा वो बता देगा। अब उसके लिए बैंक वालों को बैठ के देखना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, मैंने एग्जांपल अपनी लास्ट वीडियो में भी दिया था कि अगर मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए और मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मान लो मैं बैंक हूँ, और मुझे ये है कि भाई अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं कमा रहा ना तो उसको 1 करोड़ का लोन नहीं मिलना चाहिए। अब वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा पहले बैंक जाएगा, फिर वो अपनी सारी अकाउंट्स सारी अपनी स्टेटमेंट्स दिखाएगा, बैंकिंग स्टेटमेंट दिखाएगा, फिर वो जाकर के प्रूफ करेगा, साबित करेगा कि देखो ये मेरी औकात है। फिर उसमें पेपर वर्क लगेगा, फिर उसके अंदर उसके चक्कर कटेंगे, उसके लिए अलग से मैन पावर रखनी पड़ेगी। अब क्या होगा, एप्लीकेशन के अंदर ही आपके घर पे बैठे बैठे आपके फ़ोन में ही पता चल जाएगा कि आपकी औकात है कि नहीं है 1 करोड़ के लायक। तो बंदा क्या करेगा, बंदा अप्लाई करके देख लेगा, वो पूछ लेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर ही कि एम आई एलिजिबल टू अवेल लोन फॉर 1 CR। तो वो मना कर देगा, भाई नहीं, एकदम लिख देगा नो यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज दिस रीजंस। लेकिन उसके पीछे कौन बैठे होंगे, इंसान बैठे होंगे जो उसको बताएंगे, किसको, उस एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का मतलब क्या, उस सॉफ्टवेयर को, इसी को तो मशीन लर्निंग कहते हैं। अल्टीमेटली इंसान समझाएगा, उसको ट्रेन करेगा कि भाई देख अगर किसी बंदे की हिस्ट्री ऐसी ऐसी है तो उसको लोन नहीं देना है, ठीक है। तो वो बंदा अब क्या करेगा, वो फ्री हो गया, अब वो ये एप्लीकेशन काम करेगी। उसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रोबो एडवाइजर्स, ठीक है। ब्लॉकचेन के बारे में भी मैंने बात करी थी डिटेल में, मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एंड AI ड्रिवन फाइनेंशियल एनालिसिस। अब कोई बंदा बैठ करके एनालाइज नहीं करेगा, जो काम बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होता है, जो काम आप ऑटोमेट कर सकते हैं, जिस काम के पैटर्न को पकड़ करके, एक सर्टेन पैटर्न होते हैं, अगर ऐसा ऐसा पैटर्न है तो ये होगा, अगर ऐसा पैटर्न है तो ये होगा। तो ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आसानी कर सकता है, लेकिन वो पैटर्न ऐसा ऐसा होगा वो कौन समझाएगा, वो आप ही लोग समझाएंगे, ठीक है, जो लोग जॉब करेंगे। उसके बाद में डिजिटल पेमेंट्स एंड मोबाइल वॉलेट्स, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, पेपैल है, ये तो ग्लोबली चलता है, गूगल पे है, एप्पल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, ये सब हमारे भारत के अंदर चलते हैं। इनके अंदर जॉब्स लगती हैं, है ना। आप क्या देखते हैं, फ़ोन पे और पेटीएम के अंदर सिर्फ यही होता है पैसे लेना और देना, और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। पेटीएम में आप लोन ले सकते हो, पेटीएम फॉर बिजनेस अलग से बना दिया गया है। पेटीएम के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो, टिकट बुक कर सकते हो, मूवी टिकट बुक कर सकते हो, शोज़ बुक कर सकते हो, कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना। क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन मैंने अभी बताया। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा होता है, रॉबिनहुड है, अपस्टॉक्स है, ये सारे के सारे क्या है, ये सब फिनटेक के अंडर आते हैं। AI एंड फ्रॉड डिटेक्शन इन फाइनेंस। फ्रॉड डिटेक्शन एंड फाइनेंस के अंदर जेस्ट फाइनेंस एक प्लेटफॉर्म है जो फ्रॉड को डिटेक्ट। फ्रॉड डिटेक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे बैंक से अचानक से 50 लाख रुपए निकल गए, तो बैंक का फ़ोन आ जाएगा मेरे पास तुरंत ही कि यार आपके ना बैंक से 50 लाख रुपए डेबिट हुए हैं, क्या ये सही है, आप इसे कंफर्म कीजिए। क्यों आ रहा है बैंक वालों के पास फ़ोन, अगर मेरे बैंक से 50 लाख रुपए गए हैं तो जाने दो ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अगर अंबानी के बैंक से 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ हो तो उसकी कंपनी से, उसके बैंक से नहीं पूछेगा बैंक। क्यों नहीं पूछेगा, लेकिन मेरे से पूछेगा, क्योंकि मेरी जो हिस्ट्री है ना वो ऐसी है नहीं। मान लो मेरे बैंक में 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, ये सब ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एकदम से 50 लाख की ट्रांजैक्शन अगर हो गई तो रेड फ्लैग आ जाएगा। अब वो उसके लिए कोई बंदा बैठा होगा नहीं, उसके लिए सॉफ्टवेयर बैठा होगा, और सॉफ्टवेयर को ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई ये एक बहुत अनयूजुअल सी एक्टिविटी हुई है इस बंदे के खाते के अंदर। वो रेड फ्लैग दे देगा और फिर जो बंदा होगा उसको रेड फ्लैग मिलेगा सॉफ्टवेयर पे, और वो फ़ोन मिलाएगा आपको कि सर आपके बैंक से 50 लाख रुपए कटे हैं, क्या ये आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या हुआ, फ्रॉड डिटेक्शन इन फाइनेंस, तो उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। जेस्ट फाइनेंस यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बेटर लोन अप्रूवल्स एंड, ये मैंने आपको जो बताया कि अगर आपको लोन अप्रूव करवाना है तो अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है, उसके लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगेन उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे ना, क्योंकि वही तो बताएंगे, उन्हीं को तो पता होगा ना कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, हमें कैसे काम करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सिर्फ मदद करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, BCom कर सकते हो, 12वीं के बाद BBA कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप फिनटेक सर्टिफिकेशन आप ले सकते हो, जैसे आप ब्लॉकचेन सीख सकते हो, आप AI इन फाइनेंस सीख सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप वो कोर्सेज कर सकते हो। डिजिटल बैंकिंग के अंदर आप जा सकते हो, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग इज द फ्यूचर। आने वाले टाइम में मुझे लगता है बैंक्स का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। मैंने अभी देखा मेरे घर के पास में ही कुछ 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे ही एक बैंक खुला है, ठीक है।
वो बैंक इतना छोटा हो गया है भाई, उसी बैंक के अंदर एटीएम मशीन लगा दी दो, उसी बैंक के अंदर एक छोटा सा मैनेजर का ऑफिस है, छोटा सा कैश काउंटर है, और बाहर एक कुर्सी लगा के सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। बैंक के साइजेस कम हो गए हैं भाई। जैसे अगर आप लोग देखोगे कि डोमिनोज के साइजेस कम हो गए हैं, पिज्जा हट, क्यों? क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं अब, क्योंकि लोग घर पे ऑर्डर कर लेते हैं। आपने देखा होगा बैंक में अब कौन जाता है भाई। जब मैं छोटा था तो मैंने 6th या 7th क्लास से सीख लिया था बैंक के छोटे छोटे काम करना। मेरी मम्मी ने मेरी हैबिट डाल दी थी, चेक भरना, पैसे निकालना, पैसे डालना, सब मैंने पहले सीख लिया था। तो उस टाइम पे पैसे निकालने के लिए जाना पड़ता था बैंक, वहाँ से निकालने पड़ते थे पैसे, वो एक स्लिप आती है ना, वो भर के देनी पड़ती थी, चेक देना पड़ता था, पैसे जाकर के जमा कराने पड़ते थे। आज की डेट में सब कुछ आप देखो, कितने बैंक के चक्कर कटते हैं आप लोगों के, आपके घर वाले कितना बैंक के चक्कर काटते हैं। बैंक्स के साइजेस छोटे हो रहे हैं क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो रही है, ठीक है। वर्क इन फिनटेक स्टार्टअप्स, बैंक्स क्रिप्टो करेंसी फर्म्स हैं, फिनटेक स्टार्टअप्स में आप काम कर सकते हो, बैंक्स में आप काम कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ क्या होगी, डिजिटल होगी। तो अब आपकी जो जॉब लगेगी वो अगर डिजिटल बैंकिंग में लगती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजर। ये अगेन बहुत ज़्यादा डिमांड में होने वाला है। क्यों? ई कॉमर्स एंड ग्लोबल ट्रेड एक्सपैंडिंग। ई कॉमर्स बिजनेसेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं। ई कॉमर्स का मतलब क्या हुआ? मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब क्या है? ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप अपना सामान वहाँ पे जाकर के बेचेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एंड ग्लोबल ट्रेड एक्सपैंडिंग, हमारा भारत आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। मेक इन इंडिया सपोर्ट हो रहा है, बढ़ रहा है। हमारे भारत से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी। क्या होगा? एक्सपोर्ट होंगी तो वहाँ पे सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स मैनेजर की ज़रूरत होगी। सप्लाई चेन का क्या मतलब होता है पता है आपको? सप्लाई चेन का मतलब होता है कि अगर आपको X जगह से Y जगह पे कोई चीज़ ट्रांसफ़र करानी है, तो आप जो बंदे हो, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो और आप एक सप्लाई चेन मैनेजर हो, तो आपका काम होगा ये देखना, ट्रांसपोर्टेशन को हैंडल करना, सामान को हैंडल करना, कौन सा प्रोडक्ट है, इन्वेंट्री को हैंडल करना कि जितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं क्या हमारे पास उतनी इन्वेंट्री है कि नहीं है, उसको मैनेज करना, कौन सा सामान कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स मैनेजर का होता है। लेस कॉम्पिटिशन बिकॉज नॉट मेनी कॉमर्स स्टूडेंट्स चूज दिस, येट कंपनीज नीड सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स। भाई ग्लोबली सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि बिजनेसेस बढ़ेंगे, बिजनेसेस एक्सपैंड होंगे। अगर आप भारत से कोई चीज़ बाहर बेचते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी, कंपनी का मालिक होगा वो बैठ के तो देखेगा नहीं कि भैया क्या बोलते हैं, मेरे चावल गए कि नहीं गए, मेरी दाल गई नहीं। मान लो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस होता है, या मान लो राजस्थानी जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं ना, बैग्स होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी होती है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो अगर मान लो किसी का वो बिजनेस है और अगर उसको कोई बंदा चाहिए जो इस बात का ध्यान रखे कि सामान ठीक से जा रहा है नहीं जा रहा है, तो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स मैनेजर की ज़रूरत होगी ना। बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। तो अगर आपका इस तरह का नेचर है, आप चीज़ों को मैनेज करने में ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, या आपको एक बिज़नेस के अंदर एक बिज़नेस के पर्टिकुलर पार्ट को हैंडल करना आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है, तो अगर एक कंपनी है और अगर आप उसमें इस पोस्ट पे हो तो आपका सारा काम इस बात पे होगा, ध्यान देना कि जो भी सामान हो रहा है, आ रहा है, जो भी बन रहा है, वो कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, अगर वापस आ गया है तो सामान बीच में ख़राब हो गया, ये सारा का सारा आपका काम होगा। BBA BCom आप कर सकते हो, ये तो वही है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM सर्टिफिकेशन आप ले सकते हो, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन अगर आप ले लोगे, आप एक चीज़ देखना, आप अपनी नॉर्मल BBA BCom तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ग्रेजुएशन तो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको सीखना है। ग्रेजुएशन तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वो मांगेंगे ना कि यार ग्रेजुएशन है कि नहीं है। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपको लगता है, जैसे आप कॉमर्स के बच्चे, आपको नहीं समझ में आ रहा, BBA BCom में घुस जाओ, किसी भी कॉलेज में घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ आप सर्टिफिकेशंस करो। अगर आपका मन करता है कंप्यूटर साइंस का भी, अगर आपको थोड़ा कोडिंग का भी आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लॉजिक लगाने में आपको बड़ा मज़ा आता है, टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर घुसिए, प्रोग्रामिंग सीखिए, थोड़ा बहुत पाइथन सीखिए, थोड़ा बहुत डेटा, चलो मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं। उसके बाद आप अमेजॉन में काम कर सकते हैं, आपके पास में ऑप्शंस हैं। आप फ्लिपकार्ट में काम कर सकते हैं। DHL क्या है? कुरियर सर्विस है। लॉजिस्टिक्स फर्म्स में आप काम कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स फर्म्स क्या होती हैं? बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा सामान कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। वो प्रोडक्ट बनाएंगे या इन्हीं सब चीज़ों में ध्यान देते रहेंगे। तो वो क्या करते हैं, ऐसी फर्म्स को हायर कर लेते हैं कि भाई तुम्हारा काम होगा, तुम ध्यान रखो, ठीक है।
अगली है FRM. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड करियर फॉर फ्यूचर. ये बात आप लिख के ले लो. फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर की जरूरत क्यों है? द डिमांड फॉर FRMs इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. क्यों? राइजिंग फाइनेंशियल रिस्क, ग्रोथ ऑफ फिनटेक एंड डिजिटल बैंकिंग. जितनी ज्यादा डिजिटल बैंकिंग बढ़ेगी, मैंने आपको अभी बताया, जितनी ज्यादा फिनटेक फर्म्स बढ़ेंगी, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि जरूर बढ़ेंगी, उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क भी होगा, उतना ज्यादा पैसों का रिस्क भी होगा. उस रिस्क को एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर की जरूरत पड़ेगी. आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क मैनेजमेंट. अगर आप रिस्क मैनेजर, मैंने आपको अभी बताया ना कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं किसी भी फील्ड में, उसके साथ अगर आप मशीन लर्निंग को ऐड कर दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड कर दें, तो आपकी चांदी हो जाएगी. नहीं तो नॉर्मली पढ़ाई करते रहेंगे तो नॉर्मली तो फिर भाई सब धक्के खा ही रहे हैं. ठीक है ना. आपके पास कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ एज होना चाहिए आपके पास, जिससे आप लगो कि यार ये बंदा अलग है, ये लड़की अलग है, इसको कुछ आता है, इसने कुछ नया सीखा है और उससे ज़्यादा इसको पता है. रिस्क मैनेजमेंट के अंदर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ देंगे तो क्या होगा? आप उसको समझा पाएंगे, उस मशीन को समझा पाएंगे कि अगर ऐसे पैटर्न बन रहे हैं तो ये होगा, ये रिस्क हैं सारे के सारे, इसको ऐसे रिजॉल्व करना है. तो जितने ज़्यादा बिजनेसेस बढ़ेंगे आने वाले वक्त में, जो कि बिल्कुल बढ़ेंगे, लोग बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, आपने देखा होगा सब लोग अपने अपने बिजनेस, कोई टी शर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई मग्स का बिजनेस, कोई ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है. तो जैसे जैसे लोग बिजनेस करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज बनेंगी, तो बहुत पैसा आएगा. जब बहुत पैसा आएगा तो उस पैसे का रिस्क भी होगा, स्पेशली बैंकिंग के अंदर. बैंकिंग के अंदर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स की जरूरत ज़्यादा होगी. ठीक है. ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है ये. अगर आप इस कोर्स को करते हैं 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन तो आपकी होगी, अगर आप ये कोर्स करते हैं तो ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है. मान लो आपने CA कर लिया, तो CA कर लोगे तो घूमते रहोगे भारत के अंदर ही, हर गली गली के अंदर CA है. ठीक है ना. और CA में बहुत लंबा टाइम भी लगता है, उसके पेपर भी क्लियर करने में बहुत वक्त लगता है. ये जो कोर्स है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है. मतलब आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाओ, आपकी नौकरी लगेगी ही लगेगी अगर आप ये कोर्स करते हैं. तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं. ये आपको सर्टिफिकेशन कौन देता है? ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, GARP. जैसे कि आपकी NTA एक बॉडी होती है ना, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो आपका नीट कंडक्ट कराती है, JEE भी आई थिंक कंडक्ट कराती है, वैसे ही GARP है. ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगी कि आप एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर बन चुके हैं, और यही लोग एग्जाम भी कंडक्ट कराएंगे. इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, मैं आपको बता चुका हूं. मेकिंग इट वैल्यूएबल फॉर प्रोफेशनल्स सीकिंग ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज. अगर आपको बाहर जाना है, आपको लगता है कि यार इंडिया में काम नहीं करना, बाहर जाना है, तो आप बाहर भी जाकर के जॉब कर सकते हैं अगर आपके पास में FRM सर्टिफिकेशन है तो. अब इसका जो पेपर होता है ये 2 पार्ट में होता है. ठीक है. फाउंडेशंस ऑफ पार्ट 1 के अंदर 1 ही साल की ड्यूरेशन होती है, 2 पार्ट में पेपर होता है. पार्ट 1 में फाउंडेशंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आप पढ़ोगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे. फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, वैल्यूएशंस एंड रिस्क मॉडल्स के बारे में आप पढ़ोगे. फिर ये पार्ट 2 है, आप पढ़ सकते हो, मार्केट रिस्क के बारे में पढ़ोगे, क्रेडिट रिस्क के बारे में पढ़ोगे, ऑपरेशनल रिस्क. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस करिकुलम में आएंगी. तो जेल एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म है अब, जो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कराएगा. इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर के लिए ये लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं. ये कुछ लोग हैं जिनकी जेल एजुकेशन के थ्रू जॉब लगी है. आप देख सकते हो KPMG में जॉब लगी हुई है. KPMG बिग 4 के अंदर आता है. बिग 4 क्या है? 4 बड़ी दुनिया की कंपनीज, उसमें से KPMG एक है. उसके बाद आप देखोगे इनके टॉप रिक्रूटिंग फर्म्स कौन से हैं? कैपजेमिनी, सिटी बैंक, एक्सेंचर के अंदर मेरा फ्रेंड है, अमेजॉन के अंदर मेरा फ्रेंड है, डेलॉयट के अंदर मेरा फ्रेंड है. उसके बाद PwC है. ये PwC, डेलॉयट, KPMG, ये सारे के सारे क्या हैं? ये बिग 4 के अंदर आते हैं. ठीक है. JP मॉर्गन चेज, ये सारी की सारी कंपनीज है जहां पे ये लोग रिक्रूटमेंट कराते. अब जेल एजुकेशन का एडवांटेज क्या है? यहाँ पे 360 डिग्री प्लेसमेंट असिस्टेंस है. दैट मीन्स आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको सिखाया जाएगा, आपकी पेपर की तैयारी कराएंगे ये लोग, आपका रेज्यूमे बनाना आपको सिखाएंगे, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना आपको सिखाएंगे, सॉफ्ट स्किल्स, कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, कैसे आपको किसी सवाल का जवाब देना है, वो आपको सिखाएंगे. आपके मॉक इंटरव्यूज यहाँ पे होंगे. तो 360 डिग्री प्लेसमेंट का मतलब शुरू से लेकर के एंड तक, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, ये लोग आपके साथ रहेंगे. उसके बाद में 80% पास रेट है जेल एजुकेशन का. यानी कि जैसे नॉर्मली अगर आप एग्जाम देते हो या कोई बच्चा एग्जाम देता है तो उसका नॉर्मल जो पास रेट होता है वो 40 to 45% होता है. दैट मीन्स अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 40 से 45 बच्चे पास हो जाएंगे. यहाँ पे 80% पास रेट है. अब आप समझ जाओ, अंदाजा लगा लो. ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आप बस घर पर रह के भी ऑनलाइन इनकी क्लास ले सकते हैं. जितनी भी फैकल्टीज यहाँ पे होंगी वो सारी की सारी FRM क्वालिफाइड है. यानी कि जो भी बंदा आपको पढ़ाएगा वो FRM सर्टिफाइड होगा, वो क्वालिफाई कर चुका होगा उन एग्जाम्स को, वही आपको पढ़ाएगा.
देन अगर आप एलिजिबिलिटी ड्यूरेशन की बात करें तो 12वीं के बाद आप पढ़ सकते हैं। 12वीं के बाद आप कोई भी अपनी ग्रेजुएशन तो आप करोगे ही, बीए करोगे, बीबीए करोगे, बीकॉम करोगे, उसके साथ अगर आप ये सर्टिफिकेशन ले लेते हो एफआरएम का, तो आप पूरी दुनिया में आपकी जॉब कहीं भी लग सकती है। यू आर एलिजिबल टू प्रिपेयर फॉर दिस आफ्टर योर 12th। ड्यूरेशन 1 साल। 1 साल के अंदर आपके दोनों पेपर होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पहले आप पार्ट 1 देंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जब आप उसको पास कर लेंगे तो आप पार्ट 2 का एग्जाम देंगे। ये देखो पार्ट 1 पार्ट 2 आप मैंने ढंग से यहाँ पे बना रखा है। फाउंडेशंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल रिस्क मार्केट, ये सेम चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई। अब यहाँ पे देखो एनालिस्ट प्रेप ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एनालिस्ट प्रेप क्या है? देखो जब आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो हम टेस्ट सीरीज खरीदते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से एनालिस्ट प्रेप है। ये एक स्टडी प्रोवाइडर है और ये GARP अप्रूव्ड है, यानी कि जो बॉडी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो बॉडी आपको फाइनली सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगी कि आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर हैं, उसने एनालिस्ट प्रेप को अप्रूव किया हुआ है कि हाँ यू आर गुड टू गो। हाईली ट्रस्टेड एग्जाम प्रिपरेशन प्रोवाइडर फॉर FRM। आपको क्या क्या मिलेगा? स्टडी मटेरियल मिलेगा पूरा, क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, फॉर्मूला शीट्स मिलेंगी। नो एडिशनल कॉस्ट फॉर जेल स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आप जेल एजुकेशन से पढ़ाई करते हैं, एनरोल कराते हैं, तो आपको एनालिस्ट प्रेप का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद ये कुछ कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड जो FRMs को हायर करती हैं। ICBC, बैंक ऑफ चाइना है, HSBC है, आपने नाम सुना होगा, सिटी ग्रुप आपने बहुत बार नाम सुना होगा, KPMG मैंने आपको अभी बताया, बिग 4 है, PwC बिग 4 है, ठीक है, JP मॉर्गन अगेन। तो ये सारी की सारी कुछ कंपनीज है जो हायर करती हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर बनते हो इन फ्यूचर, क्योंकि मैंने आपको बताया बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा, उसका रिस्क भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपकी डिमांड आगे जाकर के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने गूगल फॉर्म का लिंक छोड़ा हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। जेल एजुकेशन वाले आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको एक फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कोई पैसा नहीं देना आपको। आप उनसे जो चाहे पूछ सकते हैं अपने करियर के बारे में, आप कैसे परस्यू करेंगे, आपको कितना टाइम लगेगा, जो भी आपके सवाल है आप इनसे पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद में नंबर 4 इज डेटा एनालिटिक्स इन बिजनेस एंड फाइनेंस। मेरा फ्रेंड तो बिजनेस एनालिस्ट है ही, तो मेरी तो उससे बात होती रहती है, बहुत स्कोप है इस फील्ड के अंदर भी। डेटा एनालिटिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बिजनेसेस एंड फाइनेंस, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। मैसिव डिमांड AI एंड डेटा ड्रिवन डिसीजंस। मैंने आपको अभी बताया, आपकी जितनी भी फाइनेंशियल नॉलेज है, आपकी जितनी भी फाइनेंस की एजुकेशन है, आप उसके अंदर अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। जो डेटा एनालिस्ट होता है उसका क्या काम होता है? डेटा को एनालाइज करना। अब कोई रिपीटेटिव चीज़ है तो सॉफ्टवेयर उसको एनालाइज करेगा, लेकिन इंसान की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली वही एनालाइज करेगा। दिमाग, स्ट्रैटेजी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जितने भी लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है मैंने उनको बताया था कि एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पुराने पैटर्न्स को समझ करके आपको कुछ समझा सकता है, बात बता सकता है, लेकिन वो फ्यूचर नहीं देख सकता, वो स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता। स्ट्रैटेजी तो इंसान ही बनाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या चाहिए? मन की शांति और नॉलेज। मन की शांति कैसे होगी? ध्यान करो, साधना करो, मन शांत होगा, दिमाग तेज होगा, तो आप सोच पाएंगे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आने की सोच रहा हूँ, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? बारीकी से चीज़ों को सोचना, एनालाइज करना ढंग से, ठीक है ना। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, खुद भी पढ़ता रहता हूँ, तो जब मेरे को लगेगा कि हाँ कुछ ढंग का मैंने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करके मुझे बताना। 12वीं के बाद आप कैसे तैयारी करेंगे? आप एक डिग्री ले सकते हैं बिजनेस के अंदर, मतलब BBA आप कर सकते हैं, फाइनेंस के अंदर आप जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स आपके पास हो, स्टैटिस्टिक्स आपके पास हो। स्टैटिस्टिक्स अगर आपके पास में है ना, अगर आप जैसे आप कॉमर्स वाले हैं तो आपके पास स्टैट्स तो होगा ही। अगर कोई ऐसा बच्चा है ना जिसको स्टैट्स से बड़ा प्यार है, वो सिर्फ अगर स्टैट्स के अंदर ही मास्टरी कर ले, उसी के अंदर ही डिग्री ले ले, ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, आगे बढ़ जाए, एक्सपर्ट बन जाए, भाई मैं बता नहीं सकता, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको एनालिसिस करना है, आपको समझना है, रिस्क एनालिसिस करना है, मार्केट का एनालिसिस करना है, ठीक है। मैथ्स आपका, अगर आपको मैथ्स से प्यार है और स्टैटिस्टिक्स से प्यार है, दोनों को कंबाइन करके, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप उसमें जा सकते हैं। एंट्री लेवल रोल्स, मतलब जब आप इस फील्ड में आगे जाएंगे तो आपकी कौन कौन सी जॉब लग सकती है? डेटा एनालिस्ट, डेटा को एनालाइज करना। बिजनेस एनालिस्ट, मेरा फ्रेंड है बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया, तो बिजनेस एनालिस्ट आप बन सकते हैं। बिजनेस को एनालाइज करना, आपके पास एक सॉफ्टवेयर होगा, आपको मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। क्या होता है मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। मान लो मेरी कंपनी है कोई, ठीक है ना, और मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। अब मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि यार हम आगे कैसे ग्रो करें,
या हमें कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं, या हम इस बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, एक नया बिज़नेस या प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, हम इसको कैसे एक्सपैंड करें, हमारे क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। तो अब मुझे ना एक ऐसी अलग से कंपनी चाहिए जो इस बात को बताए हमको। हमारे पास इतना ध्यान नहीं है, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है भाई, मुझे कोई अलग फर्म चाहिए। तो एक कंपनी के साथ मैं टाई अप करूँगा, वो कंपनी को मैं बोलूँगा कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, तू मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। वो एक अलग कंपनी होगी, उसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे होंगे, उसमें से एक होगा बिजनेस एनालिस्ट जो कि होंगे आप। तो अब आप क्या करोगे, आप बैठ करके मेरे कंपनी को बैठोगे, रिसर्च करोगे, आपके पास एक सॉफ्टवेयर होगा, आप उसके अंदर मॉडल्स बनाएंगे, डेटा फीड करोगे। वो मॉडल क्या करेगा, वो पुराने की पुराने डेटा को एनालाइज करेगा, पास्ट हिस्ट्रीज को चेक करेगा, आपको रेड फ्लैग्स प्रोवाइड करेगा, ग्रीन फ्लैग्स प्रोवाइड करेगा कि यार ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा। फिर आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट उसको समझोगे, उसके बाद आप मुझसे डिस्कस करोगे कि भाई देख तेरे बिजनेस में ना ये हो रहा है, तो तुझे ये करना पड़ेगा और ये मत करियो, नहीं तो तेरे लग जाएंगे बहुत गंदे वाले। समझ रहे हो आप? तो ये बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। उसके बाद में फाइनेंशियल एनालिस्ट है, फाइनेंसेस को हैंडल करना। रिस्क एनालिस्ट है, रिस्क को समझना, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स। तो उसके अंदर एक और फील्ड आ जाती है रिस्क एनालिस्ट, तो वो भी आप बन सकते हो इसके अंदर। अगर आप इसमें और आगे चले जाते हो, अगर आपका बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर MLE बन सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। आप देख रहे हो AI का हर जगह यूज़ हो रहा है, हर जगह यूज़ हो रहा है। बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोडिंग से प्यार है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर अच्छा हो जाए, नहीं प्यार है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है ना कि यार इंटरेस्ट है यार हमारा थोड़ा कोडिंग में, भाई मशीन लर्निंग के अंदर ज़रूर जाओ, प्लस फाइनेंस। ठीक है, चीफ डेटा ऑफिसर आप बन सकते हो। चीफ डेटा ऑफिसर मतलब ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है एक कंपनी के अंदर। अभी लिखा हुआ है इसके अंदर एडवांस्ड रोल आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस। जब आप कुछ एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा तो आप CDO भी बन सकते हो किसी कंपनी के। वो सारे के सारे जितने भी डेटा एनालिस्ट होंगे ना, उन सबका बाप होगा CDO। ठीक है, उसके बाद में अगला है इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। इंडिया एज अ कंट्री बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करेगा। ठीक है ना, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बिजनेस अगर बढ़ेगा तो लोगों की नौकरियां नहीं बढ़ेंगी क्या? भाई जितने ज़्यादा बिजनेसेस ग्रो होंगे, कुछ ऐसे भी तो बिजनेस होंगे जो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर बेचेंगे। क्यों बाहर बेचेंगे? क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के अंदर कुछ चीज़ें डोमेस्टिकली वो नहीं अफोर्डेबल प्राइस पे आप वो नहीं बना सकते, उनको किसी और कंट्री से वो चीज़ मंगानी पड़ेगी। जैसे इंडिया है, वो रशिया से गैस मंगवाता है, हम अलग अलग कंट्री से, कहीं से हम तेल मंगवाते हैं, कहीं से हम इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम नहीं बना सकते अभी हम नहीं है, वी आर नॉट केपेबल ऑफ दैट, अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपैंड करेगा। ग्लोबल एक्सपोजर, वर्क विथ इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड बिजनेसेस। अगर आप इसमें जाते हैं तो आप इंटरनेशनल आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपकी बाहर भी जॉब लग सकती है अगर आप किसी कंपनी में इस फील्ड के अंदर जॉब करते हैं तो। ठीक है, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ हैंडल करना पड़ेगा। हाई डिमांड है, क्यों? ग्लोबल ट्रेड इज एक्सपैंडिंग ड्यू टू ई-कॉमर्स एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ई-कॉमर्स में ग्लोबल ट्रेड नहीं बढ़ रहा है क्या? सोच के देखो आप भाई, अमेजॉन पूरी दुनिया में चल रहा है, सामान कहाँ कहाँ से आता होगा। अगर कोई चीज़ US के अंदर बनती है तो आप अमेजॉन के अंदर उसको ऑर्डर करके यहाँ मंगा सकते हो। कितना आसान हो गया ये। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो और क्या है ना। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बढ़ रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? दो कंट्रीज होती है, दो कंट्रीज के बीच में डील साइन होती है कि भाई अगर मैं आपकी कंट्री में कोई सामान बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उसके ऊपर कितना ज़्यादा टैरिफ लगाते हो, कितना ज़्यादा टैक्स लगाते हो उसके ऊपर, है ना। तो कुछ कंट्रीज होती है जिसके बीच में FTA साइन हो जाता है, तो टैरिफ बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। तो ये एक बहुत आसान चीज़ हो गई ना भाई। मान लो अगर आप हैं और आपने बोला कि भाई तू ना मेरी कंट्री के अंदर जो बेचना है बेच, मैं कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, तो ट्रेड नहीं बढ़ जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं। फिर तो लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो पूरे की पूरे प्रोसेस होगा उसको संभालना, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के, रिसीव करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाना, ट्रांसपोर्टेशन में जाना, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब अगर आप खुद का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। स्टार्ट योर ओन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। अगर आप इस फील्ड के अंदर जाते हैं तो खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। डाइवर्स करियर ऑप्शंस है, जैसे वर्क इन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के बारे में मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, लॉजिस्टिक्स के बारे में मैंने आपको समझाया। फिर आप फाइनेंस में काम कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो पैसे का लेन देन होगा, उस पैसे को मैनेज करना, हैंडल करना, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं।
अब आप इसमें बन क्या सकते हो, इंटरनेशनल ट्रेड एनालिस्ट बन सकते हो। जो भी ट्रेड होगा उसके अंदर आप एनालिस्ट, उसको आप एनालाइज करोगे, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर आप बन सकते हो, मैनेज करना। अगेन सप्लाई चेन लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट, देखो दोबारा इसका नाम आ गया है, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट। इस बात को आप देखो जरा, इस पर रिसर्च करना। उसके बाद में ट्रेड कंप्लायंस ऑफिसर है। ट्रेड कंप्लायंस ऑफिसर दैट मीन्स वही है कि हाँ भैया कितना % आपने लगा दिया टैरिफ, इसको कम करो, आपने टैक्स बहुत ज़्यादा कर दिया है, ये कम कर दिया है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनेज करना, वो सब इसके अंडर आता है। बैचलर्स डिग्रीज तो आपकी होगी, आप बिजनेस में ले सकते हैं, कॉमर्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप बैचलर डिग्री ले सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब पता है क्या होता है? जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, आईएएस और आईपीएस बनने के लिए, वो आईआर पढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको हर कंट्री के रिलेशंस के बारे में पता होगा। इंडिया रशिया का क्या रिलेशनशिप है, इंडिया और अमेरिका क्या रिलेशनशिप है, इंडिया पाकिस्तान का क्या रिश्ता है, पाकिस्तान रशिया का क्या रिश्ता है, ठीक है ना, या यूक्रेन रशिया का क्या रिश्ता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आती है। ये क्यों जानना ज़रूरी है भाई? अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना चाहता हूँ और मुझे मान लो अमेरिका के अंदर कोई सामान बेचना है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या डील साइन हुई है। अगर मैं अपना सामान वहाँ बेच रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो एज अ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन मुझे थोड़ा सा गवर्नमेंट के बारे में भी समझना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सप्लाई चेन, अगेन वही वर्ड आ गया। सप्लाई चेन के अंदर आप बैचलर्स डिग्री कर सकते हो अगर आपको सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजर एनालिस्ट बनना है तो, और आप फाइनेंस के अंदर अपनी बैचलर डिग्री कर सकते हो। देन अगला आता है एक्चुरियल साइंस। भाई इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था कि भाई ये तगड़ी चीज़ है, लेकिन इसमें मेहनत लगेगी। प्रिडिक्टिंग फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क को प्रिडिक्ट करते हैं, एक्चुअरी बोलते हैं इसको। मतलब जो पोस्ट, जैसे अगर आप बनते हो ना इस फील्ड में, आप जाते हो तो आपको एक्चुअरी बोला जाएगा। कोई आपसे पूछेगा आप कौन हो, तो आप बोलोगे मैं एक्चुअरी हूँ, ठीक है ना। अजीब सा नाम नहीं है। लिमिटेड प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड के अंदर, इसलिए इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, हाई सैलरी है। मैं आपको सारी की सारी फालतू की बातें नहीं बताऊंगा। आप कहीं भी आप पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो और कौन कौन सी वीडियोज़ देखते होंगे। यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर के अंदर, या फिर जिसमें कंपटीशन बहुत लो है और डिमांड बहुत ज़्यादा है और पैसा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लिमिटेड प्रोफेशनल है, कोई जाता ही नहीं एक्चुअल साइंस के अंदर, ठीक है ना। सैलरी बहुत ज़्यादा है क्योंकि लिमिटेड लोग हैं। वेरी फ्यू पीपल क्लियर एक्चुअल एग्जाम्स, सो कंपटीशन इज लो बट रिवॉर्ड्स आर हाई। आप ज़रा देख लेते हैं कि एक एक्चुअली होता कौन है। एन एक्चुअली इज अ प्रोफेशनल हु एनालाइजेज फाइनेंशियल रिस्क यूजिंग मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल थ्योरीज। मैंने आपको भी बताया था ना कि अगर आपकी स्टैट्स के अंदर आपकी पकड़ है तो आप पैसा कमा लोगे। मैं यही बात कर रहा था। फाइनेंशियल रिस्क को एनालाइज करना मैथ्स को यूज करके, स्टैट्स को यूज करके। आपने स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ी है तो आपको तो पता ही होगा, है ना। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा, स्ट्रैटेजी खुद की होगी, हेल्प आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ली जाएगी और रिस्क को एनालाइज किया जाएगा। प्रिडिक्टिंग द रिस्क, जो कि आने वाले 10 साल 5 साल में क्या रिस्क हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को इसकी जरूरत नहीं है क्या? एज अ कंट्री जरूरत नहीं है क्या? गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होंगी क्या इसके अंदर? बिल्कुल होंगी। एक्चुअल साइंस इज अ फील्ड दैट अप्लाइज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल थ्योरी टू असेस रिस्क इन इंश्योरेंस, फाइनेंस एंड अदर इंडस्ट्रीज। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप जा सकते हो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर रिस्क तो हर जगह है ना भाई। अच्छा, अब ये बनने के लिए आपको एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा? ACET, एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट क्या है इसके लिए? इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, IAI, ठीक है ना। वहाँ पे जाकर के आप इसकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वेबसाइट पे जाकर के देख लेना क्या क्या प्रोसेस होता है। थोड़ा सा मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अ डिग्री इज नॉट मैंडेटरी। एक एक्चुअली बनने के लिए डिग्री मैंडेटरी नहीं होती, आपको सिर्फ एग्जाम देना होता है। बट कुछ लोग होते हैं जो डिग्रीज लेते हैं, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक ग्रेजुएशन की डिग्री साथ में ज़रूर लीजिए। जैसे आप ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में जा सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर आप जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपनी ग्रेजुएशन करते हैं। एक्चुरियल साइंस अलग से एक BA होता है, आप उसके अंदर डिग्री ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं। अगर एक बंदे ने इंजीनियरिंग कर रखी है, साइंस वाला बच्चा भी इसके अंदर जा सकता है, ठीक है। BSc BCom कर सकते हैं एक्चुरियल साइंस के अंदर। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है जिसके अंदर आप BSc आपको मिल रही है, BCom मिल रही है इन एक्चुरियल साइंस, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। इज अवेलेबल एट सम यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। एक बार आप चेक कर लेना कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब भाई ये है तगड़ी चीज़, द IAI एक्चुरियल प्रोग्राम हैज़ 13 एग्जाम्स।
तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, साथ साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं। 13 पेपर होते हैं, 13। तो अगर आपको मैथ्स पढ़ना पसंद है, स्टैट्स पढ़ना पसंद है, फाइनेंशियल थ्योरीज को पढ़ना पसंद है, अगर आपको इंटरेस्ट आता है इन सब के अंदर, स्पेशली मैथ्स स्टैट्स के अंदर, आप इसके लिए बने हो, आप जा सकते हो। और अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो तो बहुत पैसा है। कई लोग क्या करते हैं, साथ साथ अपनी जॉब भी करते रहते हैं और एक्चुअल साइंस के जो ये 13 पेपर होते हैं ये भी देते रहते हैं। ठीक है, तो आप यू कैन कंसिडर दिस। 7th इज इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजर। पैसा बढ़ रहा है लोगों के पास, तो लोग इन्वेस्ट भी करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो उसको मैनेज कौन करेगा, उसको हैंडल कौन करेगा? वेल्थ मैनेजर। भाई मैं 500 करोड़ का मालिक हूं, अब मेरे 500 करोड़ कहाँ जा रहे हैं, कौन खर्च कर रहा है, कौन खर्च नहीं कर रहा है, वो सीए नहीं, सीए की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। सीए तो नीचे गोलगप्पे की रेडी पे गोलगप्पे खा रहा होगा, अभी उसकी बात नहीं हो रही है, वेल्थ मैनेजर की बात हो रही है, ठीक है ना। ये बहुत ही एक अलग चीज़ हो गई। एंड इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजर कौन होता है? इज़ अ फाइनेंस प्रोफेशनल who helps individuals and businesses grow and protect their money by making smart investment decisions. फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह आप कह सकते हैं कि आप अगर बनते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर या वेल्थ मैनेजर, अगर आप बनते हैं तो आपका काम होगा सामने वाले बंदे को ये समझाना, ये बताना कि भाई आपका काम होगा उसके पैसे को मैनेज करना और ये बताना कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, बाय मेकिंग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, अगेन अगर आप इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ दें तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, बाकी सारा ऑटोमेशन वाला काम एआई कर देगा। बैचलर्स डिग्री आप ले सकते हैं बीकॉम में, बीबीए कर सकते हैं, बीए इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। आप बीए, बहुत सारे लोग बीकॉम करते हैं ना, तो आप देखिए ज़रा कि बीबीए कर तो रहे हैं, बीकॉम कर तो रहे हैं, बीए कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के अंदर आप बीए कर सकते हैं, फाइनेंस में आप बीए कर सकते हैं, उसके साथ साथ कोर्सेज करने ज़रूरी हैं। अगर आप एक 12th के बच्चे हैं जिसने अभी अभी कॉमर्स क्लियर करी, कॉमर्स फील्ड से हैं और अभी अभी आपने अपनी 12वीं खत्म करी है, या अगर आप ग्रेजुएशन में भी हैं अभी, ठीक है ना, तो आप साथ साथ सर्टिफिकेशंस करते रहो अलग अलग चीज़ों के, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सिर्फ ग्रेजुएशन करने से कुछ नहीं होगा, वही पुराना सिलेबस पड़ा हुआ है, क्या कर लोगे नया यार, सब तो वही कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप मास्टर्स डिग्री कर लेते हो तो और बढ़िया हो जाएगा, ऑप्शनल बट प्रेफर्ड। एमबीए इन फाइनेंस, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकते हो इन वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर ही डेप्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपने कर लिया, यानी कि आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बन गए। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक जॉब करने वाला जो बंदा होता है वो सबसे ज़्यादा पैसा तभी कमाता है जब वो एक पर्टिकुलर नीश के अंदर एक्सपर्ट बनता है, ठीक है। इस चीज़ को मैंने आखिरी रखा है क्योंकि ये सभी को पता है, सभी इसमें जा रहे हैं, मैंने कहा चलो यार इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स बिजनेस। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? मैं पहले अपनी कंगी रोड पे बेचता था, अब मैं वही कंगी अपनी अमेजोन पे बेच रहा हूँ, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स इट। अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक्सप्लोसिव डिमांड है, एवरी बिजनेस नीड्स डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में जाना आज की डेट में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर कोई बंदा चाहता है कि अब मेरा जो ये सामान है ये पूरी दुनिया जाने, ये पूरी दुनिया। आज की डेट में मान लो आप हो, आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना आता है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप 1 करोड़ की दुकान लेकर के वहां वो प्रोडक्ट बेच सको। क्या करेंगे आप? 1 करोड़ घर लेके जाएंगे या 10 लाख के साथ इस गेम को ही खत्म करेंगे। सॉरी, मेरे अंदर अमिताभ बच्चन साहब आ गए, सॉरी फॉर दैट। तो क्या करेंगे आप? 1 करोड़ की दुकान लेंगे, आपके पास है इतना पैसा? नहीं। आप क्या करेंगे? आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, यूट्यूब पे चैनल खोलेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। जैसे मेरी मम्मी, हमारी सारी मम्मियाँ क्या करती हैं, यूट्यूब पे बैठ के यही देखती रहती है शॉर्ट। तो मेरी मम्मी ने शॉर्ट वीडियोस देखी बहुत सारी, उसमें से एक आंटी मिल गई जो अपने घर के अंदर ही उन्होंने बहुत सारे वो स्लैब्स बना रखे थे, उसमें सूट रख रखे थे। तो वो सूट पकड़ के बता रही थी कि ये सूट ये है वो है, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया अपना। उनकी कोई ऐप नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरी मम्मी मेरे पास आई, ये नंबर देख, ये नंबर पे फ़ोन मिला, व्हाट्सएप पे बात कर ली, उन्होंने सूट दिखा दिया, वो सूट भेज भी दिया, वो आने वाला हुआ। तो ये क्या है? ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है तो और क्या है? तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लेते हैं अच्छा सा और आपको एक अच्छी खासी नॉलेज है, तो वो जो आंटी हैं, आप उनका बिजनेस नहीं संभाल सकते? संभाल सकते हो ना। या अगर आपका खुद का बिजनेस है,
तो आप डिजिटली उसको मार्केट करोगे कि नहीं करोगे? आज की डेट में अगर कोई बंदा डिजिटली अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है अपना वो, क्योंकि आज की डेट में सारे के सारे लोग कहाँ हैं? ऑनलाइन हैं। सब लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सब लोग यूट्यूब चला रहे हैं। भाई बंदा अपना प्रोडक्ट वहाँ बेचेगा ना जहाँ पे ट्रैफिक होगा, जहाँ पे लोग होंगे। और लोग कहाँ हैं आज की डेट में? सारे के सारे लोग शॉर्ट्स में घुसे पड़े हैं, सारे के सारे लोग रीलबाजी कर रहे हैं, शॉर्ट्स बाजी कर रहे हैं। तो वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए। BBA और BCom प्लस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट आता है थोड़ा सा डिजिटल के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ई-कॉमर्स बिजनेस में इंटरेस्ट है, अपना खुद का बिजनेस बनाने में या किसी और के बिजनेस के अंदर घुसने में और उसको आगे बढ़ाने में अगर आपका इंटरेस्ट है, या जॉब करने में आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो आप BBA BCom कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे आप अपनी ग्रेजुएशन करेंगे। उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा एक्सेंट देखा आपने कितना बढ़िया आया। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आज की डेट में हर कोई कर रहा है। आने वाले वक्त में डिजिटल मार्केटिंग में इतनी भीड़ होने वाली है, इतनी भीड़ होने वाली है जिसकी कोई हद नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप जितनी जल्दी सही कदम उठा लेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। जैसे आज की डेट में इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो कितना भीड़ है ना, क्यों? क्योंकि ऐसी आने वाली बहुत सारी चीज़ें जिसमें कोई जा ही नहीं रहा है। कितनी सारी ऐसी जॉब्स हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आने वाले 10 साल में 2030, 2035, 40 तक एग्जिस्ट करने लग जाएंगी। वक्त से पहले लिए गए कदम बहुत सही साबित होंगे आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूं। मेरा वीडियो लाने का मकसद यह था कि मैं आपको सोचना सिखाऊं कि सोचते कैसे हैं आप। पता है क्या सोचते हो? हमारी मैम ने ये बोला है, हमारे चल ने ये बोला है, वो फलाने उनने ये बोल दिया, हमारे चाचा जी ने ये बोल दिया, मेरे पापा के दोस्त ने तो CA करा था, उनका लड़का भी कर रहा है, मैं भी कर लूंगी। ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? फ्यूचर देख के। कैसे होता है? न्यूज देख करके। कौन सी न्यूज? इस पार्टी ने उस नेता को चाटा मार दिया, या वहां पे वो मस्जिद तोड़ी जा रही है, वहां पे वो मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये न्यूज देख के नहीं। ग्लोबल न्यूज देखो, कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, किस कंट्री में कौन सी नई टेक्नोलॉजी बन रही है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, फालतू के पेजेस को फॉलो करने से बेटर है कि उन पेजेस को फॉलो करो। बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया पेजेस हैं, उनको फॉलो करो आप। वहां पे जाके आपको पता चलेगा कौन सी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कहाँ कहाँ पे ग्रोथ है, कहाँ कहाँ पे फ्यूचर है। फिर जाकर के गूगल पे रिसर्च करो कि इस फील्ड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और वो आपके इंटरेस्ट से भी मैच होती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ दिमाग खुला हो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में बढ़ेंगी, जिनकी वजह से कौन कौन से बिजनेस एडवांटेजेस आपको मिलेंगे अगर आपका बिजनेस करने का मन है तो, कौन कौन से जॉब एडवांटेजेस आपको मिलेंगे, कौन कौन से करियर्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, एक्सपैंड होंगे। अगर आप जाना चाहते हैं फाइनेंस में, रिस्क मैनेजमेंट में, एनालिटिक्स के अंदर, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, आपने देखा मैंने ये सब एक्सप्लेन किया आपको वीडियोस के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि इन जितनी भी जॉब्स के बारे में मैंने बात करी है, अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में डिटेल के अंदर जानना चाहते हो कि भैया इसके बारे में बताओ पूरा डिटेल में कि इसमें कैसे घुसें, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। कमेंट में जिसके भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।